हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के अनसॉल्व्ड पेपर को साइंस का लगा रहे हैं, जिसमें सेट 1 जिसका कोड है आईजे और जिसमें हमने क्वेश्चंस नंबर 24 तक कर लिए थे, फिजिक्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उपभाग नंबर 2 लेकर आए हुए हैं, जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री वाले भाग को। देखते हैं क्या है क्वेश्चंस नंबर 25वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। यानी संरचनात्मक सूत्रों को पूछा बेटा। नंबर 1 एथेनोइक अम्ल। नंबर 1 पहला किसका पूछा गया है? एथेनोइक अम्ल। अब एक चीज बताओ, एथेनोइक अम्ल एथ कितने पे आएगा? दूसरे कार्बन पे, 2 कार्बन पे। कितने पे आएगा? 2 कार्बन पे आएगा एथ। और ऑइक अम्ल है तो सी डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H। क्लियर? तो यहां पर ये बेटा किसका है? ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है। अब करना क्या है? कार्बन की 4 वैलेंसी, यानी एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो देखो इस कार्बन से केवल एक बॉन्ड टच है, तो 4 बॉन्ड को पूरा करने के लिए हमें कितनी H की आवश्यकता है? 3 की। तो 3H। उसके बाद सी डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में OH। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल का। क्लियर? इसमें बेटा दूसरा भाग पूछा गया है। दूसरा भाग है मैथेनल। मैथेनल का मतलब है बेटा सी डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H। ये एल्डिहाइड समूह होता है। कार्बन के 4 बॉन्ड को पूरा करना है, एक H को जोड़ दो। ये फॉर्मूला बन जाएगा मैथेनल का। मैथेनल। इसके बाद तीसरा है क्लोरो 1 क्लोरोप्रोपेन। यानी पहले नंबर पे क्लोरीन जोड़ा हुआ है। प्रोपेन का मतलब 1 2 3 1 क्लोरो, यानी पहले नंबर पे क्या जोड़ा हुआ है? Cl। इसके कार्बन के बैलेंस पूर्ण करनी है, यानी प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन से केवल इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 3 की आवश्यकता, तो 3H जोड़ दो। सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन से 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 की आवश्यकता, 2H जोड़ दो। सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन से 2H जुड़े हुए हैं, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड की आवश्यकता है, 2H जोड़ दो। उसके बाद Cl। तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये 1 क्लोरो प्रोपेन का। उसके बाद नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन का मतलब यहां पर एक पे मेथ आता है और उससे कौन सा समूह जुड़ा होगा? नाइट्रो, यानी NO2। पर एक कार्बन बेटा कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो इस कार्बन से केवल एक ही बॉन्ड बन रहा, अर्थात CH3NO2। क्लियर? CH3NO2। और ये बन जाएगा नाइट्रोमेथेन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोमेथेन। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26 और 26 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? बोल रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए तथा इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। विद्युत रासायनिक श्रेणी, रासायनिक श्रेणी, इसी को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। रासायनिक श्रेणी इसी को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी या क्या होती है सक्रियता श्रेणी? जब हम धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। मैंने क्या बताया? धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के आधार पर जब हम क्या करेंगे, उन्हें एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। लिखेंगे धातुओं को
धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो धातुओं को उनकी अवक्रियाशीलता, के आधार पर व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे सक्रियता श्रेणी या विद्युत श्रेणी कहते हैं। जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। उनकी क्रियाशीलता कैसी होती है? क्रियाशीलता अधिक होती है। और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, उनकी क्रियाशीलता कम होती है। यानी ये क्रियाशीलता कैसी होगी? कम। इनकी क्रियाशीलता कैसी है? अधिक। और इनकी क्रियाशीलता कैसी है? कम। के को बोलेंगे पोटेशियम, Na को बोलेंगे सोडियम, Ca को बोलेंगे कैल्शियम, Mg को बोलेंगे मैग्नीशियम, Al को एल्यूमिनियम, Zn को जिंक, Fe को आयरन, Pb लेड, H हमारा हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Au सोना और Ag चांदी। तो जो धातु बेटा इस हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, उनकी क्रियाशीलता अत्यधिक होती है। जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, उनकी क्रियाशीलता कैसी होती है? कम। अर्थात ऊपर वाली धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी होती है? अधिक होती है। और इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु है, इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी होती है? कम होती है। क्लियर? अब इसके पूछे दो अनुप्रयोग। कितने अनुप्रयोग पूछे? दो अनुप्रयोग पूछे। अनुप्रयोग नंबर 1, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जो भी धातुएं हैं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, ये तन अम्लों से क्रिया करेंगी और तन अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती हैं? मुक्त करती हैं। किसको बाहर करेंगी? हाइड्रोजन गैस को बाहर करते हैं। क्या बताया हमने बताया हाइड्रोजन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तन अम्लों से, किससे? तन वाले अम्लों से, तन अम्लों से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करती हैं। यानी तन अम्लों से क्रिया करेंगी और किसको मुक्त करेंगे बेटा? हाइड्रोजन गैस को। जैसे तन अम्ल बेटा हमारा HCl व H2SO4, इनसे क्रिया करेंगी। इनसे क्या करेंगी? ये वाले हमारे तनु HCl
या H2SO4 है, अम्ल है, और इनसे बेटा कौन सी ये वाली धातुएं क्रिया करेंगी, हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं क्रिया करेंगी और किसको मुक्त करेंगी, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगी। जैसे HCl की क्रिया आपने कराया सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ Na पे प्लस, Cl पे माइनस और H पे प्लस, तो Na प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा, ये तनु HCl है हमारा, क्लियर। तो यहां से Na किनको लेकर बाहर होगा, Cl को, पर H अकेली बाहर नहीं होती, H एक द्वि परमाणुविक गैस है, इसलिए कौन बाहर होगा, H2। अब यहाँ H2 करने के लिए 2 से गुणा, पर Cl 2 हो गई, 2 Cl है तो Na भी कितनी कर ले रहे हैं, 2, तो कितने NaCl बाहर, 2 NaCl बाहर, और कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस कैसी हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ये रही हमारी अभिक्रिया, क्लियर। तो पहला अनुप्रयोग ये, दूसरा अनुप्रयोग नंबर 2। अनुप्रयोग नंबर 2 ये है कि जो धातुएं हैं, ये धातुएं अपने से ऊपर वाली जो धातुएं हैं, अपने से ऊपर वाली जो धातुएं हैं, उन धातुओं के द्वारा जो नीचे स्थित धातुएं हैं, उन धातुओं के लवण विलयन से उस धातु को क्या कर देंगे, विस्थापित। यानी क्या बताया, मैंने बताया कि जो धातुएं हैं, जो धातुएं, मान लिया यहां पर सोडियम हमने ले लिया, यहां पर जिंक और कॉपर ले लिया, तो ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक कॉपर विलयन से, कॉपर के लवण विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देगा। क्या बताया, जो ये धातुएं हैं, धातुएं, वो धातुएं अपने से ऊपर स्थित वाली जो धातुएं हैं, उन धातुओं के द्वारा जो लवण विलयन है, लवण विलयन से क्या कर दिया जाएगा, खुद को, स्वयं को विस्थापित कर दिया जाता है। तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल में जिंक की क्रिया कराएंगे CuSO4 से, जिंक की क्रिया कैसे कराएंगे, CuSO4 से। अब जिंक क्या है, ऊपर स्थित है, कॉपर कैसा, नीचे स्थित है। कॉपर की क्रियाशीलता जिंक की तुलना में कैसी है, कम। कॉपर की क्रियाशीलता जिंक की तुलना में कैसी है, कम। तो यहां पर क्या करेगा, ये अधिक क्रियाशील तत्व, किससे, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाला जो तत्व लवण है, कम क्रियाशील वाले जो तत्व है, उसका जो बना हुआ विलयन है, इस विलयन से ये जिंक किसको बाहर कर देगा, कॉपर को तो बाहर कर देगा, क्योंकि कम क्रियाशील तत्व को तो क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और क्या हो जाएगा, स्वयं विस्थापित हो जाएगा। स्वयं क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट। यानी जो अधिक क्रियाशील तत्व है वह कम क्रियाशील तत्व के विलयन से उस तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, क्लियर। तो दूसरा अनुप्रयोग लिखेंगे अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के विलयन से उस तत्व को विस्थापित कर देता है। यह दूसरा अनुप्रयोग था, क्लियर। नोट करेंगे बेटा इसको। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26 का ही सेकंड पार्ट है। क्या कह रहा है, बोल रहा है मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। देखो मिश्र धातु किसे कहेंगे, 2 या 2 से अधिक धातुओं को, 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करके, 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करके निर्मित समांगी जो मिश्रण होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहते हैं। लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक
धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी जो मिश्रण होगा, निर्मित समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाती है। क्या कहलाएगी? मिश्र धातु कहलाएगी। यानी दो या दो से अधिक धातुओं को गलाएंगे, गलाकर क्या करेंगे, उनको मिश्रण करेंगे, मिलाएंगे, और मिलाने के बाद जो मिश्रित जो समांगी मिश्रण होगा वही क्या कहलाएगा? मिश्र धातु। उसके बाद हमसे पूछा गया है कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम तथा उपयोग। देखो, कॉपर की दो मिश्र धातु। कॉपर की दो मिश्र धातु, नंबर 1, पहली वाली जो मिश्र धातु है वह है हमारी पीतल। ये पीतल मिलकर बनी होती है बेटा कॉपर और जिंक। कॉपर इसमें होता है 70% और जिंक की मात्रा होती है इसके अंदर 30%। कॉपर 70% और जिंक होता है 30%, और इसका उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने में, कॉमा मशीन के पुर्जे में। क्लियर? किस में प्रयोग किया जाएगा? मशीन के पुर्जे में। उसके बाद दूसरा कांसा मिलकर बना होता हमारा कॉपर और टिन से। कॉपर की मात्रा ली जाती है 88%, और कांसे और टिन की जो मात्रा ली जाती है वो कितनी ली जाती है? 12%। और इसका जो उपयोग करते हैं वह उपयोग बर्तन व कॉमा मूर्तियां बनाने में, बर्तन कॉमा मूर्तियों के निर्माण में। क्लियर? तो ये हमारी दो हो गई मिश्र धातुएं कॉपर की, एक पीतल, दूसरा कांसा। क्लियर? तो कॉपर प्लस जिंक जब मिल जाएगा पीतल बन जाएगा, कॉपर प्लस टिन जब मिलेगा, जब टिन मिलेगा तो क्या बनेगा? हमारा कांसा। क्लियर? और इसका उपयोग, कांसा का प्रयोग करें कहां? बर्तन कॉमा मूर्तियों के निर्माण में। नोट करेंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट, निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। पहला है HCHO, एक कार्बन है मैथ, सिंगल बॉन्ड है N, और CHO समूह है, ये एल्डिहाइड समूह है, इसलिए इसके क्या लगाएंगे? अल। इसका नाम हो जाएगा मैथेनल। और दूसरा है इसी का पार्ट ये A है, और दूसरा पार्ट इसका B, वो है बेटा CH3CH डबल बॉन्ड में CH2। कार्बन 1 2 3 पे आएगा प्रॉप, और डबल बॉन्ड आया इसलिए क्या लगा देंगे? E। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपीन। ठीक है? उसके बाद 27 का सेकंड क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कार्बन की संयोजकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखवाइए। कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता के बारे में लिखना है। देखो, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 6 है। कितना होता है? 6। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, जब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर कार्बन 6 का जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2 प्राप्त होता है। क्लियर?
कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p2 प्राप्त होता है, अर्थात कार्बन के वाह्यतम कोश में, कार्बन के वाह्यतम कोश में देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या है वह क्या बन जाएगी, वाह्यतम कोश। और इस दूसरी संख्या के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अर्थात कार्बन के वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो दो प्रकार से अष्टक नियम का पालन करते हैं। 2 प्रकार से अष्टक नियम का पालन करते हैं। पहला, कार्बन अपने अगर चारों के चारों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो इस पे कार्बन पे धन आयन आ जाएगा। दूसरा, कार्बन अगर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ऋण आयन आ जाएगा। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देने पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देने पर कार्बन पर 4 प्लस आ जाता है। दूसरा, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कार्बन पर 4 माइनस आ जाता है। यानी कार्बन पे कैसा आ जाएगा, 4 माइनस ऋणावेश आ जाएगा। और कार्बन जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो 4 प्लस धनायन आ जाता है। क्लियर? ये हो गई कार्बन की संयोजकता। क्लियर? नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा 27 का थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है बेकिंग सोडा यानी खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका जो रासायनिक नाम होता है बेटा इसका सोडियम। H को बाई, CO3 को बोलेंगे कार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम दे सकते हैं सोडियम। H को हाइड्रोजन, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। CO3 क्या बोलेंगे, कार्बोनेट। वह अणुसूत्र लिखिए। ये बेटा इसका क्या है, अणुसूत्र। ये इसका क्या है, अणुसूत्र। क्लियर? रासायनिक नाम, और ये इसका क्या हो गया, अणुसूत्र। फिर बोला है बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे, NaHCO3 को क्या कर देंगे, गर्म करने पर एक CO3 पे 2 माइनस होता है और Na पे प्लस। पर 2 माइनस के लिए बेटा प्लस भी क्या चाहिए, 2। अर्थात 2 प्लस के लिए हम यहाँ पर Na के कितने और लेंगे, 2। जब Na को बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगा, CO3। तो यहां से एक CO3 कितने Na को लेकर बाहर हो जाएगा, 2। अर्थात Na2CO3 प्लस एक H 2H, यहां से एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर H2O प्लस। बचेगा कौन, जब एक ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा तो यहां पर बचेगा C, और 3 में से एक ऑक्सीजन बाहर हो गया, ऑक्सीजन बचेंगे यहां पर 2, और ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट। ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट। ये जल, और ये किसका फॉर्मूला है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये फॉर्मूला है कार्बन डाई ऑक्साइड, सोडियम वाई कार्बोनेट। तो सोडियम वाई कार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे तो सोडियम
कार्बोनेट का निर्माण होता है। करें, नोट करें बेटा इस क्वेश्चन को। इसके बाद बेटा 27 का 8वां क्वेश्चन, केमिस्ट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। सबसे पहले पूछिए द्वय विस्थापन अभिक्रिया। द्वय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बेटा? द्वय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं में आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक अणुओं में आयनों का आदान प्रदान होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्वय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 को बोलेंगे सोडियम सल्फेट, Ba बेरियम, Cl को बोलेंगे क्लोराइड। अब देखो, Cl पे माइनस, Ba पे 2 प्लस, SO4 पे 2 माइनस और Na पे प्लस। तो ये 2 प्लस बेटा जाएगा किसके साथ? 2 माइनस के साथ। क्लियर? तो यहां पर Ba किसको लेकर बाहर हो जाएगा? SO4 को, प्लस एक Na एक ही Cl को लेकर बाहर होगा, पर Na भी 2 है, Cl भी 2 है, तो यहां कैसे गुणा कर दे रहे हैं? 2 से। ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। और ये सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हुआ? अभिकारक अणुओं में आयनों का आदान प्रदान, यानी प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। क्लियर? तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। द्वय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? द्वय विस्थापन अभिक्रिया। अगली है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया कब बनेगी? जब अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो लवण का निर्माण होगा। अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो लवण का निर्माण होता है। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। लिखेंगे अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराने पर लवण का निर्माण होता है। लवण का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अम्ल है बेटा हमारा HCl, क्षार हमने ले लिया NaOH। जो अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराएं, H पे प्लस, Cl पे माइनस, Na प्लस और OH पे माइनस। तो Na प्लस किनको लेकर बाहर होगा? Cl को, NaCl को लेकर बाहर हो जाएगा, प्लस H प्लस किनको लेकर बाहर होगा? OH को। तो ये बन जाएगा HOS जल, और ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। और यही हमारा सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण। यही हमारा क्या है? लवण। क्लियर? तो जब अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराओगे तो किसका निर्माण होगा? लवण का। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद तीसरी अभिक्रिया जो पूछी है वो पूछी है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक
अवक्रिया। योगात्मक अवक्रिया कभी कभार संकलन अवक्रिया के नाम से भी पूछी जाती है। तो इसमें क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन की निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या होगा, निर्माण। और ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, योगात्मक। जैसे असंतृप्त का मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मैंने बेटा यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लेकर आए, और ये फॉर्मूला है एथीन का। डबल बॉन्ड है इसलिए असंतृप्त है। इसकी अभिक्रिया H2 के साथ कराएंगे निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में। एक बॉन्ड तोड़ दो, एक बॉन्ड तोड़ने से एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों पे हम किसको जोड़ देंगे, हाइड्रोजन को। अर्थात यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड रहा, दो बॉन्ड से H जुड़ी हुई है। आपने एक बॉन्ड तोड़ा तो इनके एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों पर हम किसको जोड़ देंगे, H को। और ये क्या बन जाएगा, एथेन। एथेन बेटा ये हमारा है सिंगल बॉन्ड, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कौन होगा हमारा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर, नोट करेंगे बेटा यहां पर